जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आज बात करते हैं जो मैं आपको कहता हूं कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को ही मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या। संघर्ष की इस कहानी में आज मेरे साथ वह शख्सियत है जिसे आप देखकर, उनकी बातों को सुनकर आपको लगेगा कि वाकई हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। अगर हमें कुछ करना चाहिए तो बिल्कुल इनसे सीखना चाहिए। मेरे साथ हैं फौजी साहब धीरज जी शर्मा, जिन्होंने अपने जीवन में लगातार संघर्ष की उन बेड़ियों को काटते हुए अपनी मंजिल को पाया है। कैसे कैसे करके आज एक फौजी से किया गया शुरू, इंडियन आर्मी से शुरू किया गया सफर, आज असिस्टेंट प्रोफेसर और आगे भी सफर अभी तक जारी है। यानी इस उम्र में हम कहते हैं कि एक एग्जाम सर में फेल हो गया, 2 एग्जाम सर में फेल हो गया, तो सीखिएगा आज और पूरा वीडियो अंत तक सुनिएगा और आपके जीवन में यह वीडियो एक नई ऊर्जा ला देगा, एक नए संचार का माध्यम आपके अंदर पैदा कर देगा कि आप कैसे आगे बढ़े। तो स्वागत है सर आपका हमारे परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने मुझे तैयारी कर लो का जो मंच प्रदान किया। मेरा आपसे यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार मैंने जो इस कंपटीशन युग का जो मिथ्य है उसे तोड़ते हुए एक औसत विद्यार्थी भी सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकता है, मेरा मुख्य कार्य यही है कि मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूं ताकि आप कंपटीशन की चुनौती को आसानी से पार कर सरकारी रोजगार का अवसर प्राप्त कर सके। साथियों, बहुत बहुत सर आपका आभार है कि आप बच्चों के लिए समय निकाल कर आए हैं। मैं जानना चाहूंगा धीरज जी, जैसा कि आपने मुझे बताया कि 11वीं कक्षा पास करने के बाद आपने जो है भारतीय जो सेना है उसको चुन लिया और आप उसके अंदर रहते हुए लगातार वहां पर रहते हुए 17 साल तक आपने नौकरी की। हाँ जी सर। और उसी दौरान आपने अपनी सारी क्वालिफिकेशन पूरी की है। हाँ जी। तो सर जैसे 11वीं के बाद में आप आर्मी में चले गए, तो सर आपके पहले परिवार में कोई ऐसा था जो पहले नौकरी लगा हुआ हो या पहले व्यक्ति थे आप जो वहां पर गए? मेरे पिताजी वन विभाग में एलडीसी हुआ करते थे, किंतु जब मैं 9 वर्ष की आयु में था तो मेरे पिताजी गुजर गए। मेरी माताजी ने सदैव मुझे प्रोत्साहित किया और हमारे घर में एक रोजगार की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने 11वीं कक्षा के पश्चात सेना के रोजगार को प्राप्त कर लिया। उस रोजगार ने मुझे मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। सेना में मैंने जाकर यह देखा कि अपने शैक्षणिक अवसरों को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि सेना की सेवा की समाप्ति के पश्चात हम भी राजकीय सेवाओं को प्राप्त कर सके। बहुत बढ़िया सर। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हम घर का काम करते हैं, खेत का काम करते हैं, हमें समय नहीं मिल पाता, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। उन लोगों के लिए सर आपका एक बहुत ही बड़ा करारा जवाब रहेगा कि ऐसी एक नौकरी जहां पर रात दिन आपको हाजिर रहना है और उसमें रहते हुए आपने सभी शैक्षणिक जो डिग्रियां हैं वो पूरी की और आपने कैसे पढ़ाई की। सर आपको समय मिल पाता था? मैंने सुना है कि 13 साल तो आपने कश्मीर में बिताए हैं। वह संवेदनशील जो है क्षेत्र है जहां पर कि अलर्ट आपको 24 घंटे रहना है, फिर भी आपने पढ़ाई जारी रखी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सर मैंने पढ़ाई जारी रखी, यद्यपि यह कठिन था क्योंकि अनेक अवसरों पर फॉर्म भरने के बाद, क्योंकि कश्मीर एक संवेदनशील क्षेत्र है, अनेक बार हमें पेपर देने के अवसर नहीं मिल पाए, किंतु मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। किसी भी कार्य को मैंने एक बात को माना जो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है, चिड़िया नाल बाज लड़ावा था गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। बिल्कुल। बहुत मैंने इस मौके को, जब भी मुझे मौका मिला, मैंने अपने शैक्षणिक कार्यों को किया। सेना में मैंने अंग्रेजी विषय जिसका मुझे जीरो भी पता नहीं था, मैंने उस पर बहुत ही शानदार कमांड की। मैं अंग्रेजी लेखन का कार्य भी करता हूं। बहुत बढ़िया। और अच्छी बात यह है, देखो इन्होंने कहा कि मैंने अंग्रेजी सीखी है, लेकिन आज ये असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर व्याख्याता से भी आगे आ चुके हैं और उसके अंदर इन्होंने हिस्ट्री के अंदर ये उपलब्धि हासिल की है। तो इतिहास पढ़ने में आपकी रुचि कैसे आई? कैसे आपने इतिहास को पढ़ना शुरू किया सर? सर इतिहास, क्योंकि सेनाओं में जो भी तजुर्बा होता है वह इतिहास से ही सीखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद कि अच्छा कमांडर होता है तो फौज को आगे लेकर चला जाता है, ये इतिहास ही बताता है हमें। बताइए सर इतिहास के बारे में। इतिहास यद्यपि थोड़ा कठिन विषय है, किंतु एक बार आप अपने को इसमें झोंक दे तो इतिहास एक बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसे आसानी से किया जा सकता है। जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसमें थोड़ी सी निरंतरता बनाए रखें, आप आसानी से इतिहास विषय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर आप फौज से रिटायरमेंट होकर कौन से वर्ष में आए थे?
सर मैं 2019 अप्रैल 2019 में रिटायर होकर वापस आया था सर। 2019 में आने के बाद आपने लगातार कितने वर्ष हो गए तैयारी करते हुए? सर मैंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के बाद ही थोड़ी तैयारी को विराम दिया है। मेरा सर यह मानना है कि अब तक जो मैंने जिस कार्य को बड़ी आसानी से किया, 3-3.5 वर्ष में मैंने 5-6 एग्जाम, मैंने 2 भारतीय लेवल के एग्जाम थे वो मैंने अच्छी रैंक के साथ क्लियर किए। तो मुख्य विचार मेरा यही है कि मैं अपने अनुभवों को साझा करते हुए मैं यही बताना चाहता हूं कि तैयारी 2 काल की होती है, शांति काल और युद्ध काल। शांति काल वह होता है जब विज्ञप्ति नहीं जारी होती है, उसमें आप 5-6 घंटे पढ़ते रहे। युद्ध काल मतलब एक बार जब विज्ञप्ति आ जाती है, आप समर यानी कि युद्ध में उतर जाते हैं, तो पूरी तरह से अपने को झोंक दे, सफलता आपके कदम चूमेगी आंसू जी। बहुत बढ़िया सर, यही बात मैं भी बताना चाहता हूं। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि सर भर्ती कब आएगी, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर मैं तैयारी करूं। जब आपके ऊपर बरसात आती है तभी आप छाता तान कर खड़े होते हैं। आप मौसम को मंडराते हुए क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये मौसम है, ये बरसेगा, आज नहीं तो कल बरसेगा, तो फिर अवसर तो आएगा। भर्ती आज नहीं तो कल फिर आएगी, तो फिर आप तैयारी 1 साल की क्यों नहीं करते हैं? एक विद्यार्थी ये सोचता है कि मैं 3 घंटे 4 घंटे पढ़कर 4 महीने तैयारी कर कोचिंग में जाकर अपने 60 साल का जीवन व्यतीत कर सकता हूं। सर ऐसा हो सकता है क्या कि 4 महीने में नौकरी मिल जाएगी? आप बताइए जरा इनको। 4 महीने में तो कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि हजारों लाखों लाख लोग हैं, उसमें से आपको सैकड़ों पदों में चयनित होना है। आप आंसू जी को देखिए, इनसे कुछ सीखिए, इन्होंने अपना जीवन कहां से शुरू किया था और आज ये कहां पहुंच गए हैं। मैं तो अपने बड़े से बड़ी मिसाल इनको मानता हूं, क्योंकि इन्होंने न केवल समाज का भला किया, हजारों लाखों लोगों को चयनित भी अभी तक राजकीय सेवा में करवा दिया है। बहुत बढ़िया सर। धीरज जी, एक ये चीज है कि जैसे आपने असिस्टेंट प्रोफेसर जो आज वर्तमान में आप नियुक्त हुए हैं, आपका पहले भी जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि व्याख्याता इतिहास में 16वीं रैंक के साथ और कॉलेज लेक्चरर में 5वीं रैंक के साथ, यानी उस रैंक को फिर आपने अपग्रेड कर लिया। अभी आपका आरएस में भी इंटरव्यू बाकी है। इसके अलावा जो आपने भारतीय जो एग्जाम दो आपने बताए वो कौन से थे सर? मैं जानना चाहूंगा कि जो आपने क्लियर किए हैं। सर एक मैंने यूपीएससी का होता है असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें मैं 69 रैंक पर ऑल इंडिया चयनित हुआ। उसके बाद मेरी नेट जीआरएफ में भारत में सर्वोच्च स्थान को मैंने प्राप्त किया सर। बहुत बढ़िया। देखो नेट जीआरएफ भी हिस्ट्री से होना, तो सर हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपकी रुचि कैसे आई? किताबों से आपने पढ़ा डायरेक्ट, या आपने उसको लिख लिख कर याद किया, या कोई ऐसे सूत्र बनाए, या कोई कहानियां बनाई, कैसे याद किया सर? तो जैसे कि मेरा भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थियों में, 2 तरीके से पढ़ाता हूँ। उनको पहले आसान तरीका उनके शरीर पर याद करवाना, फिर उनको लिख कर याद करवाना। मैं 3-4 तरीकों से उनको याद करवाने की कोशिश करता हूं ताकि वो उस सफलता के चरम सीमा तक पहुंच पाए। तो आपने क्या तरीका अपनाया? क्या पता कि मैं और अच्छा कर पाऊं उनके लिए। सर सबसे बड़ी सूरतगढ़ मैंने अपनी तैयारी की। अधिकांश विद्यार्थी मेरे बारे में जानते हैं कि जब से मैंने तैयारी की कभी मैं घर नहीं गया, 1-1 साल तक मैं कभी घर नहीं गया। घर ही नहीं गए, देखो ये भी बहुत बड़ी बात है। अपने तो सर हमारा ब्याह आ रहे है, घर काल जन्मदिन आ रहे है, इन सब चीजों को त्यागना पड़ेगा। वो सैक्रिफाइस एक शब्द का उपयोग करते हैं अपने, कि हमें त्याग जरूरी है जीवन में। बिना त्याग के अपने को सफलता नहीं मिल सकती। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपके पास आपकी मंजिल मिलेगी। आगे बताइएगा सर। सर आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी अधिगम को सीखने के लिए लिखना, पढ़ना और बोलना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। मतलब लिखना, आप चीज जो आपको हार्ड लगती है उस चीज को बार बार लिखे, मनन करें, चिंतन करें और सवालों के जवाब देने के लिए टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। इससे क्या है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। भाई आपको कितना याद है, उसका हल करने की क्षमता और आपका तरीका। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी पढ़ता ही जाता है, वो बोलता नहीं है, वो पेपर में जाके आंसर करके आता है, उसके गलत हो जाते हैं। तो उसे ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए, ताकि उसे पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है। जब तक सही गलत का अपने को अनुभव नहीं होगा, अपने एग्जाम सेंटर में गलतियां जो है उनसे बच नहीं पाएंगे। वरना वहां क्या होगा, पूछा गया कि अग्निकुंड से कौन सी राजपूत जाति की उत्पत्ति नहीं हुई, और वो वहां पर सीधा देखेगा सिसोदिया। ठीक है, अब सिसोदिया उसे पता नहीं हुई है, लेकिन वो वहां पर चौहान, वो सोचेगा हुई है, पूछा है तो चौहान पर क्लिक करके आ जाएगा। तो ये जो है आपको नहीं और है का, इसमें बहुत बड़ा अंतर रह जाता है। आज की प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे बहुत से कठिन प्रश्न पूछे जाने लगे कि कौन सा मंदिर किस शैली में बना है, कहाँ है, ये पहले पूछे जा रहे थे। और किस, जैसे मान लो कि कौन सा जो मेला वगैरह है या उनके बारे में जो पूछ रहे हैं, ये भी बहुत ऐसे डीपली प्रश्न भी आ रहे हैं। तो अपने को पूरा क्या है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़नी चाहिए, उसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। इसके बारे में क्या एक राय देना चाहेंगे विद्यार्थियों को भी, क्या पढ़ना चाहिए उनको?
सर, हमें राजस्थान की 9वीं 10वीं की जो राजस्थान का इतिहास, भारत के इतिहास में पुस्तकें पढ़नी चाहिए। साथ में दिशा 2020 के पेपर है वो पढ़ने चाहिए। और आंसू जी ने आज तक जो भी नोट्स बनवाए हैं आप उनको एक बार अवश्य देख ले, क्योंकि आंसू जी के माध्यम से मैंने अपने राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति को काफी मजबूत किया। इसको हल्के में न लें, क्योंकि आंसू जी की इस विषय पर जबरदस्त कमांड है। मैं यहाँ कोई लिपापोती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक सैनिक हमेशा सत्य बोलता है और सत्य के सिवाय वह कुछ नहीं बोलता। ये मैंने निजी रूप से महसूस किया है कि आप इन किताबों के साथ संकल्प की किताब भी एक बार पढ़े, जिससे कि आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज में मेरे साथी अभी मित्र गुरु ही बोल दीजिए उनको, लीलाधर जी है, व्याख्याता है, अगर आप भी कभी परिचित रहे होंगे उनसे, वो भी इंटरव्यूज में गए थे। और एक महिला भी है जिनका नाम मैं नहीं जानता, इंग्लिश से उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने भी काफी हिस्ट्री कल्चर के वीडियो देखे और उन्होंने बात भी की थी, सर मेरा इंटरव्यू है और मैं चाहता हूं कि उन सबका चयन हो। जो भी मुझसे जुड़ा है, मेरा तो एक ही कहना है कि जहां तक मुझे जितना आता है वह आप लोगों तक मैं प्रेषित कर पाऊं और सफलता के उस चरम सीमा तक आप पहुंच पाए। तरीका कैसा भी हो, आपके पास उसको याद करने की क्षमता है, अगर नहीं है तो उसके लिए हम बैठे हैं। तो सर आज आप इस मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से आपने बताया कि 11वीं में पढ़ाई करने के बाद आपने डिग्रियां हासिल की, उसके बाद आपने भारत के बड़े एग्जाम क्लियर किए, आज राजस्थान में भी सबसे बड़े एग्जाम क्लियर करने के बाद आप उसमें चयनित हुए हैं। अब उन युवाओं को आप क्या देंगे? जैसे कोई विद्यार्थी हैं जो नशे में घूम रहे हैं, या कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो आवारगी में घूम रहे हैं, कोई जो मान लो कि चुनावों के अंदर भटक रहे हैं, या कोई ऐसा जो चोरी चकारी या कोई ऐसा नशे का कार्य, जैसे अपने कहते हैं पकड़े जाते हैं कि आज डोडा चोरी करते हुए पकड़े गए, ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, या उनकी संगति ऐसी हो चुकी है कि वो खराब हो रहे हैं? तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि पढ़ाई, शिक्षा, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, इन युवाओं के लिए जो विकास के इस पथ पर भारत के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, उनके लिए क्या कहेंगे सर? सर, व्यक्ति के विकास का सबसे बड़ा साधन शिक्षा है। जब वह शिक्षा प्राप्त करेगा तभी उसे अच्छे बुरे के बारे में ज्ञान हो पाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, युवा आजकल हताश हो जाते हैं रोजगार न मिलने पर, तो वह अनर्गल रास्ते ढूंढते हैं और इन्हीं शुरुआती कदमों से वह अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। अपने माता पिता के बारे में एक बार अवश्य सोचे। मैं एक सैनिक जब ये कार्य कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरे से नॉर्मल सैनिक जिसने 11 क्लास के बाद सेना को ज्वाइन कर लिया, 17 वर्षों तक जो पढ़ाई से दूर रहा, सिर्फ अंग्रेजी विषय पर मैं कार्य करता रहा, आप क्यों नहीं कर सकते? एक बार आप सोचें, मन को मजबूत करें। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को मजबूत करें, विचलित ना हो। परिस्थितियों से जो मनुष्य विजय होकर बाहर निकलता है उसे ही सफलता मिलती है साथियों। जब तक विरोधी नहीं होता तब तक प्रगति नहीं होती है। और आज तक पहाड़ों से निकलने वाली किसी नदी ने नहीं पूछा कि मेरी मंजिल कहां है, वो निकल पड़ी और उसने अपना रास्ता खुद तय किया है। आपको भी अपना रास्ता खुद तय करना है। चुनौतियां आएगी, स्वीकार करना, गिरना उठना, फिर भी आगे बढ़ना, यही जीवन है। आज हम देश के 2 सिपाही आपके सामने हैं। मैं भी एक सिपाही हूं और ये भी एक सिपाही है, और हम दोनों ही आप लोगों के लिए कार्य करने वाले हैं। सर भी कर रहे हैं, आज असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं तो कॉलेज के अंदर उन विद्यार्थियों को जागरूक करेंगे। और मैं भी अपने इस मंच के माध्यम से आप सबको लगातार प्रेरित करता रहता हूं कि जब हम कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। और ये लाखों की जो तादाद है ये क्यों इस प्रकार से घूम रही है? एक बार सोचिएगा उन माता पिता के लिए जिन्होंने ये सोचा है कि मेरा बेटा कभी ना कभी किसी ना किसी नौकरी में लगकर जरूर आएगा। उन्होंने बचपन में सपने दिखाए थे, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, टीचर बनेगा, पुलिस वाला बनेगा। तो वो सपने अब पूरे करने का समय आया है। छोड़ दीजिए इंस्टाग्राम की रील को, छोड़ दीजिए फेसबुक की चैट को, छोड़ दीजिए व्हाट्सएप के स्टेटस को और अपना लीजिए इन किताबों को। ये वो चीजें हैं जो कभी आपको खोने नहीं देगी और इस आपाधापी की भरी जिंदगी में हमेशा आपको आगे बढ़ने देगी। मेरी ओर से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। सर आप भी अपना अंतिम संदेश कहिएगा। आप सभी को मेरा यही निवेदन है, अपनी योग्यताओं को कम न आके निरंतर कार्य करें। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आंसू जी के साथ आने वाले समय में जुड़ूं और सर का सहयोग और मार्गदर्शन लेते हुए हम राजस्थान को भारत देश में एक बुलंदियों तक पहुंचा सके। यही मेरा अंतिम संदेश है। और आंसू जी ने मुझे मंच दिया, इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद।